So we'll begin with questions. So in this what questions we are going to do is कि हम लोग को दो वेक्टर्स पता है, हमको उनके बीच की उसके रिजल्टेंट का एंगल निकालना है. So let's say if two vectors of magnitude 12 and 5 make an angle of 120 degrees with each other, find the angle made by resultant vector. Find the angle made by the resultant vector with the vector of magnitude. ए पार्ट हम लोग को दिया है 12 यूनिट्स, बी पार्ट हम लोग को दिया है 5 यूनिट्स. तो बेसिकली क्या मतलब है इसका कि भाई एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 12 है, दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है. तो ये दोनों एक दूसरे से 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं. तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड 12 है, दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है. ये दोनों के बीच का एंगल इज 120 डिग्रीज. तो ऐसे केस में ये एंगल क्या आएगा, 120 डिग्रीज आएगा. तो इनका ये वाला एंगल जो आ जाएगा, ये वाला एंगल यहाँ पे, यानी कैसे आएगा 60 डिग्रीज, वो आपको उतना बॉदर करने की जरूरत नहीं है. बट ठीक है, ये एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 12 है, ये एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 है. अब जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका एंगल हमको किसके साथ निकालना है, 12 के साथ. तो एक्चुअली देखो, ये जो हमारा फॉर्मूला था ना रिजल्टेंट वेक्टर का, tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड बी साइन थीटा अपॉन मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा. तो ये अल्फा रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल है, बट किसके साथ एंगल है, ए वेक्टर के साथ कि बी वेक्टर के साथ. तो ये जो एंगल है, दिस इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर. सो कौन सा वेक्टर ए वेक्टर है, ये जो वेक्टर यहाँ पे लिखा है, जो यहाँ लिखा है, वो वेक्टर वेक्टर ए वेक्टर है. अगर मुझे इसका एंगल बिटवीन बी वेक्टर के साथ एंगल निकालना होता था, हमको निकालना होता था एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड बी वेक्टर. तो हम लोग क्या करते थे, tan बीटा इज इक्वल टू मॉड ए साइन थीटा अपॉन मॉड बी प्लस मॉड ए कॉस थीटा. तो इसमें जो एंगल निकलता था ये वाले केस में एंगल किसके साथ निकलता था, वेक्टर बी के साथ. तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया. तो अगर अब हमको 12 यूनिट के साथ एंगल निकालना है ना, तो ए पार्ट का सोल्यूशन क्या होगा, tan अल्फा इज इक्वल टू, एंगल किसके साथ निकालना है, 12 के साथ. तो ऊपर क्या लिखेंगे, दूसरा वाला वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है, यानी जिसका मैग्नीट्यूड है 5 इंटू कॉस 120, इंटू कॉस नहीं, ऊपर साइन है, सॉरी, इंटू साइन 120 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, 12, जिसके साथ एंगल निकालना है वो वाला वेक्टर, इंटू कॉस 120 डिग्रीज. तो उसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू साइन 120 डिग्रीज कितना हो गया, √3/2 अपॉन 12 प्लस 5 इंटू कॉस 120 डिग्रीज कितना हो गया, -1/2. तो ये हो गया 5 √3/2 अपॉन 12 -5/2. So 5 √3/2 upon 12 minus 5/2, 12 2s are 24
minus 5 by 2. 24 is what? 24 minus 5 is what? 19. So 5 root 3 by 2 upon 24 minus 5 is what? 19 by 2. So by 2 cut. 5 root 3 divided by 19 is our angle of the resultant vector with the vector of magnitude 12 units. अगर वही हमको एंगल जो है वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट के साथ निकालना होता था तो हम लोग क्या करते थे, ऊपर लेते थे 12. एंगल वही है, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल तो 120 ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, तो वो तो वही रहेगा 12 इंटू साइन 120 डिग्री अपॉन 5 प्लस 12 इंटू कॉस 120 डिग्रीज. साइन 120 डिग्रीज कितना हो जाएगा? 12 इंटू रूट 3 बाई 2 अपॉन 5 प्लस 12 इंटू कॉस 120 डिग्रीज. कॉस 120 डिग्रीज इज वॉट? माइनस 1 बाई 2. सो 12 रूट 3 बाई 2 इज वॉट? 6 रूट 3 अपॉन 5 प्लस 12. ये 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, सो 5 माइनस 6. So 6 root 3 upon 5 minus 6 is what? Minus 1. So minus 6 root 3 is your answer. That is your tan beta. तो हमको वही tan alpha और tan beta दो चीज़ें निकालनी थी. So I hope कि ये आपको सबको क्लियर है. अब आगे बढ़ते हैं. कुछ क्वेश्चंस लेंगे हम लोग, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस वेक्टर्स के. Just a minute. चलो ठीक है, अपन क्वेश्चंस करेंगे शॉर्टली. क्वेश्चंस के पहले हम लोग एक नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ आते हैं. दैट कंसेप्ट इज यूनिट वेक्टर्स. सो व्हाट आर यूनिट वेक्टर्स? वेक्टर्स which have a magnitude of 1 are called as unit vectors. तो ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 है तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर्स. तो यूनिट वेक्टर्स को डिनोट करने के लिए एक स्पेशल सिंबल होता है. सो दे आर डिनोटेड बाय ए कैप. सो दे आर डिनोटेड बाय ए कैप. दैट इज अ सिंबल फॉर यूनिट वेक्टर्स. सो ये यूनिट वेक्टर्स हो गया. अब इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन जो हम लोग पहले कर रहे थे वो ऐसा कुछ क्वेश्चन था. हाँ, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर plus b vector is equal to magnitude of a vector minus b vector. Then find the angle between the two vectors. So अभी पहले क्या बोला? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर.
तो अगर दोनों वेक्टर्स के ए और बी के बीच का एंगल थीटा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस। जब दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट होते हैं तो दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, 180 माइनस थीटा। सो दैट एंगल विल बी कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। तो वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज वॉट, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज नॉट कॉस ऑफ माइनस थीटा, इट इज कॉस थीटा विद अ निगेटिव साइन। तो जो कि आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो अब क्या दिया हुआ है हम लोगों को, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, पहले वाला सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। इसको स्क्वायर करेंगे तो मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ए मॉड बी cos theta is equal to mod a square plus mod b square minus 2 times mod a mod b cos theta। तो mod a square mod b square कट, 2 times mod a into mod b into cos theta plus 2 times mod a into mod b into cos theta is equal to 0. So 4 times magnitude of A into magnitude of B into cos theta is 0. तो ये डिवीजन में जाएगा तो cos theta is equal to क्या आ गया, 0। मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 90 डिग्रीज। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्रीज इज अवर आंसर। तो ये हमारा एंगल हो गया, थीटा इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है ना। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। फिर और भी क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चंस तो हमारे वर्कशीट में के हैं, तो वो वर्कशीट वाले क्वेश्चंस हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे। उसमें के जो डाउट्स रहेंगे आप लोगों को, कुछ डाउट्स आए होंगे तो वो हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे। जस्ट अ सेकेंड।
क्वेश्चन है सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स of two forces is 18 and magnitude of their resultant is 12. If the resultant is at 90 degrees with force of smaller magnitude, what are magnitude of the forces? तो दो फोर्सेस हैं जिनका सम क्या है 18. तो मैं क्या करता हूँ, लेट्स से कि स्मॉलर फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है, तो स्मॉलर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो है x. तो लार्जर फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, दोनों के मैग्नीट्यूड का सम कितना है 18 है, तो लार्जर फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 18 माइनस एक्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 12. तो बेसिकली 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का रिजल्टेंट मतलब क्या हो जाएगा 12 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फर्स्ट फोर्स का स्क्वायर प्लस सेकेंड फोर्स का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट फोर्स इंटू सेकेंड फोर्स इंटू कॉस थीटा. ये जो थीटा है ये 19 नहीं दिया हुआ है, हमको क्या बोला है, इफ द रिजल्टेंट इज एट 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ द स्मॉलर मैग्नीट्यूड. सो बेसिकली क्या है, कोई एक जो रिजल्टेंट है tan अल्फा इज इक्वल टू जो हम लोग बोलते हैं मॉड बी साइन थीटा अपॉन मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा. तो जो एंगल है 90 डिग्री बोला है, तो एक्चुअली ये जो थोड़ा सा हम लोगों को ये यूज़ करना पड़ेगा एक लॉजिक. tan 90 क्या होता है, tan 90 इज़ नॉट डिफाइंड बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं. तो कोई भी नंबर इन्फिनिटी क्यों आता है, tan 90 नॉट डिफाइंड क्यों आया है, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया. कोई भी नंबर का डिनोमिनेटर अगर ज़ीरो हो जाता है तो उसका मतलब वो tan 90 इज़ इन्फिनिटी. तो यहाँ tan अल्फ़ा को हम लोग 90 लिख के इन्फिनिटी लिख के सॉल्व करने से कुछ नहीं होने वाला है. हमारा जो डिनोमिनेटर है दैट इज़ मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा इज़ इक्वल टू 0. ये हमारी कंडीशन है. क्यों ये हमारी कंडीशन है, हमने देखा क्योंकि tan अल्फ़ा इज़ 90, tan 90 डिग्री इज़ व्हाट, tan 90 डिग्री इज़ व्हाट, इन्फिनिटी. तो tan 90 डिग्री अगर इन्फिनिटी है तो tan 90 इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी आने के लिए क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए. तो मैंने सीधा कंडीशन क्या ली, डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 किया. अब ये एंगल किसके साथ वाला 0 है, स्मॉलर फोर्स के साथ वाला. और हमको पता है ये जो एंगल निकलता है ये किसके साथ निकलता है, जो ए वेक्टर है उसके साथ. तो ए इज़ द स्मॉलर फोर्स, तो ए के बदले लिखा 18 प्लस ए के बदले लिखा x प्लस बी के बदले लिखा 18 माइनस एक्स इंटू कॉस थीटा इज 0. सो 18 माइनस एक्स इंटू कॉस थीटा इज माइनस एक्स. सो कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 18 माइनस एक्स. ये वाले फॉर्मूले का स्क्वायर कर दिया तो 12 का स्क्वायर इज़ 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर इज़ 324 माइनस 36 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 18 माइनस एक्स इंटू कॉस थीटा. कॉस थीटा क्या हो गया, माइनस एक्स अपॉन 18 माइनस एक्स. तो 18 माइनस एक्स कट. सो 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 324 माइनस 36 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस 2 इंटू एक्स और 18 माइनस एक्स कट इंटू माइनस एक्स, तो ये माइनस 2x² आ जाएगा, तो प्लस 2x² कट जाएगा, तो हमारी इक्वेशन सीधा बचेगी 144 इज इक्वल टू 324 माइनस 36x. सो 36x इज 324 माइनस 144. सो 324 माइनस 144 क्या हो गया? 320 माइनस 140. सो 320 माइनस 140 इज 180 is 36x. So x is 180 divided by 36, which is equal to 5. तो x की हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई. तो स्मॉलर फोर्स कितने का हो गया? 5 का. और लार्जर फोर्स कितने का हो गया? 13 का. तो ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया? सोल्यूशन हो गया. नेक्स्ट, just a second. अब बोला है हम लोगों को रिजल्टेंट of which of the following vectors is not 0. is not 0 नहीं, cannot be 0. तो हम लोगों को उसमें ऑप्शंस दिए 10 10 10, दूसरे दिए 10 10 20, तीसरा दिया 10 20 30 और फोर्थ दिया है 10 20 40. तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं? वी चेक कि दो सबसे छोटे वाले फोर्सेस का रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है. तो इस केस में मैक्सिमम रिजल्टेंट हो सकता है 20 और मिनिमम रिजल्टेंट हो सकता है 0, सबसे दो छोटे फोर्सेस के लिए. तो क्या हमारा तीसरा फोर्सेस के बीच में लाई कर रहा है? हाँ. सो बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया कि मैं पहले दो फोर्सेस को, ये 10 को और ये 10 को कुछ इस तरीके से अरेंज कर दूँ ताकि इसका रिजल्टेंट जो आए वो 10 ही आए बट अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए. तो ये कैंसिल हो जाएंगे. तो पॉसिबल है क्या? हाँ. फिर जैसे कि 10 10 है तो 10 10 का वापस दो छोटे वाले 10 और 10 है, मैक्सिमम इज 20, मिनिमम इज 0. तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि भाई पहला वाला 10 ऐसे लगाया, दूसरा वाला 10 ऐसे लगाया, तो रिजल्टेंट ये 20 ऐसे लगाया, तो नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0. पॉसिबल है क्या इस केस में? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है. 10 और 20 रहे तो 30, तो 10 20 रहे तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 30. मिनिमम कितना हो सकता है? 10. क्या हमारा तीसरा फोर्स इसके बीच में है क्या? हाँ है. तो इसमें भी हो जाएगा. जब मैं चौथा पार्ट करूँगा 10 20 और 40, तो 10 और 20 का रिजल्टेंट इज 30 मैक्सिमम और मिनिमम 20 माइनस 10 का इज 10. तो क्या मेरा चौथा फोर्स जो है वो 30 से 10 के बीच में या 10 से 30 के बीच में है क्या? नहीं. तो इसका मतलब इस केस में इन सब का रिजल्टेंट क्या हो सकता है? यानी ये वाले केस में रिजल्टेंट इन तीनों फोर्सेस का 0 नहीं हो सकता है. सो ये रिजल्टेंट पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर. मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर are 5 4 and 3 units.
respectively. Angle between A and C is angle between A and C is, तो ए और सी के बीच का एंगल निकालना है। तो हम लोग, हमारा जो रिलेशन है ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसको हम लोग चेंज करके लिख लेते हैं बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। सो बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, क्या लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ सी वेक्टर, ये बी वेक्टर है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो बेसिकली इफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर इज थीटा, देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस सी वेक्टर इज 180 माइनस थीटा। तो जब मैं ट्रायंगल लॉ लगाऊंगा उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तो मॉड बी इज इक्वल टू अंडर रूट मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ माइनस सी का स्क्वायर, मतलब मॉड ऑफ सी का स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स मॉड ए इंटू मॉड सी इंटू कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा आएगा, क्योंकि मेरा जो एंगल है वो दो जो वेक्टर्स है वो ए और सी नहीं है, ए और माइनस सी है। तो ये ऐसा इक्वेशन बन जाएगी। अब हमको वैल्यूज़ दी हुई है, बी का मैग्नीट्यूड क्या है 4 इज इक्वल टू अंडर रूट ए का मैग्नीट्यूड क्या है 5 का स्क्वायर प्लस सी का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू कॉस 180 माइनस थीटा इज व्हाट, माइनस कॉस थीटा। इसको स्क्वायर करके आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर आंसर। सो आई विल जस्ट take a second, we will continue within a minute, just a minute. Yes, so we have plugged it into the charging. Now we will continue. थोड़े क्वेश्चंस ही करेंगे हम लोग आज के वीडियो में बेसिकली, क्योंकि ट्रायंगल लॉ एक बार थोड़ा क्वेश्चंस करके क्लियर हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है मॉड ऑफ वेक्टर पी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर क्यू मॉड ऑफ वेक्टर आर is equal to root 2 times mod of vector p, and p vector plus q vector plus r vector is 0. एंगल बिटवीन, हमको सारे वेक्टर्स के बीच के एंगल्स निकालने हैं। p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस r वेक्टर इक्वल टू 0 बोला हुआ है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस r वेक्टर 0, तो p वेक्टर प्लस q वेक्टर इज इक्वल टू माइनस r वेक्टर, ठीक है ना। हम लोग मान लो कि p वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है इसकी वैल्यू x है, तो q वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, इक्वल टू p है तो x ही हो जाएगा, और r वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट 2 इंटू p है तो वो हो जाएगा रूट 2 इंटू x। अब p प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस आर दिया हुआ है वेक्टर, p वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आर वेक्टर। सो मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी इक्वेशन बना सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ p
प्लस क्यू इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर माइनस ऑफ आर वेक्टर, और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अब मैग्नीट्यूड ऑफ पी प्लस क्यू कैसे निकलेगा, अंडर रूट मॉड पी स्क्वायर प्लस मॉड क्यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड पी मॉड क्यू, और पी और क्यू के बीच का एंगल हम लोग थीटा मान लेते हैं, इज इक्वल टू मॉड आर। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो पी की वैल्यू क्या डालेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर, क्यू के बदले भी एक्स डाल के एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू क्यू में एक्स इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉड आर, आर में डालेंगे हम लोग √2 इंटू एक्स, स्क्वायर करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू √2x का स्क्वायर इज 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर उधर चला जाएगा तो 2x स्क्वायर कॉस थीटा इज 0। जस्ट अ मिनट, तो कॉस थीटा क्या आ गया हम लोगों का 0 डिग्रीज। तो कॉस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा इज 90 डिग्रीज। सो पी और क्यू के बीच का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्रीज निकल गया। जैसे मैंने पी प्लस क्यू इक्वल टू माइनस आर किया था, मैं पी वेक्टर प्लस आर वेक्टर इक्वल टू माइनस क्यू वेक्टर भी करके सॉल्व करके पी और आर के बीच का एंगल निकाल सकता हूँ। और बाद में क्या करूँगा, मैं क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू माइनस पी वेक्टर करके मैं वो वाला वेक्टर भी निकाल सकता हूँ। तो आई होप कि आपको सबको क्लियर है। नाउ मूविंग ऑन, तो एक चीज़ तो जो हम लोग आगे का पढ़ने के पहले एक देखना है हम लोगों को, वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है एक्चुअली, इसके लिए हम लोग यहीं पे देख ले रहे हैं अभी। तो ये जो है ये पूरा सेम ही है जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ जो है वो सेम ही है, जस्ट थोड़ा सा दोनों का प्रेजेंटेशन अलग अलग है। सो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या करते हैं, while adding two vectors they are placed such that their tails are in contact। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं। तो दोनों वेक्टर्स को हमने ऐसा प्लेस किया कि भाई उन दोनों की टेल्स क्या रहे, कांटेक्ट में रहे, उन लोगों की टेल्स क्या करे, एक दूसरे को टच करते हुए रहे, दोनों की टेल्स एक दूसरे को टच करते हुए रहे। एंड these two sides are considered as adjacent side of parallelogram, then resultant vector is diagonal passing through their point of contact।
तो इट इज़ द डायगोनल पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो बेसिकली क्या है, ये हमारा फर्स्ट वेक्टर है पी वेक्टर या ए वेक्टर हम लोग लिख रहे हैं नॉर्मली, तो ए वेक्टर। ये हमारा दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। तो हमने जब इन दोनों का एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम लिया तो पैरेललोग्राम कैसे कंप्लीट होगा, ए वेक्टर के पैरेलल मुझे एक साइड और बनानी पड़ेगी इक्वल और अपोजिट, बी वेक्टर के पैरेलल एक और साइड बनानी पड़ेगी इसकी इक्वल और अपोजिट। तो इस तरीके से क्या होगा, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज पैरेलल टू बी वेक्टर एंड दिस इज पैरेलल टू ए वेक्टर। तो ये मैंने एक बार ऐसे पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, तो ये जो पैरेललोग्राम का डायगोनल है, this diagonal is the resultant vector which is equal to a vector plus b vector। तो a vector plus b vector जो है ये डायगोनल जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर हम लोगों का है इस चीज़ का। तो दैट इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज़ द डायगोनल, ठीक है ना। तो ये कुछ नहीं है, बस ट्रायंगल लॉ ही है। आप एक तरीके से देखो, अगर मैं यही डायग्राम को फिर से यहाँ पे बनाऊँ तो आप लोगों को मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि ये ट्रायंगल लॉ कैसे है। तो ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, हमने साइड को पैरेलली शिफ्ट कर दिया था, हमने बोला था ये रिजल्टेंट वेक्टर है। हम ट्रायंगल लॉ में क्या करते थे, पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल कनेक्ट करते थे, यानी ये एक तरीके से मेरा दूसरा वेक्टर हो गया। तो चाहे मैं ये वेक्टर को बी वेक्टर बोलूँ, चाहे मैं ये वेक्टर को बी वेक्टर बोलूँ, बात एक ही है कि दोनों इक्वल और पैरेलल है, इक्वल भी है एक दूसरे के, यानी मैग्नीट्यूड वाइज भी इक्वल है और एक दूसरे के पैरेलल भी है। तो इसका मतलब ये वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर, ट्रायंगल लॉ भी यही बोल रहा था, पैरेललोग्राम भी लॉ भी यही बोल रहा था। जस्ट दैट क्या किया है, दोनों को एक अलग अलग नाम दिया हुआ है, दो अलग अलग लॉज हैं हम लोगों के, बट दोनों में मतलब जो है, दोनों की चीज़ें जो है वो एक ही है, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग अलग से ऐसे पैरेललोग्राम यूज़ करेंगे ऐसा नहीं है, हम लोग वही ट्रायंगल लॉ ही यूज़ करेंगे, इसके कोई अलग से इक्वेशंस है कुछ है ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग in opposite direction is 10 Newton. So resultant of two forces acting in opposite direction is 10 Newton. If the forces act perpendicular to each other, resultant is 50 newtons. The magnitude of these forces will be, so magnitude of these forces will be, ये हम लोग को बताना है। तो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो 10 न्यूटन्स है, तो एक फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर x न्यूटन है तो सेकंड फोर्स क्या हो गया, ये अगर हमारा फर्स्ट फोर्स F1 है, सो F2 वेक्टर क्या होगा, अपोजिट में 10 न्यूटन है तो इसका मतलब x प्लस 10 न्यूटन होगा। इफ द टू फोर्सेज एक्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर द रिजल्टेंट इज 50 न्यूटन्स, तो 50 न्यूटन इज इक्वल टू अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ F2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ F2 इंटू कॉस, दोनों के बीच का एंगल इज 90। तो ये 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2500 इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर इज x स्क्वायर
प्लस F2 का स्क्वायर इज x प्लस 10 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ इज x, F2 इज x प्लस 10 इंटू cos 90 इज व्हाट 0। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्व करके आपका आंसर मिल जाएगा। इसकी इक्वेशन ऐसी बनती है शायद मेरे हिसाब से 2x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 2400 इज़ 0। इसको आपको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। तो ये सॉल्विंग वगैरह मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो एक और लॉ होता है दैट इज़ पॉलीगन लॉ। अब क्या है कि अगर हमारे पास 2 फोर्सेस नहीं है जिनको ऐड करना है, 3 फोर्सेस है, 4 फोर्सेस है, 5 फोर्सेस है, तो ये पहला फोर्स है ए वेक्टर, ये हमारा दूसरा फोर्स है बी वेक्टर। अगर अब हमको एक और फोर्स है तीसरा फोर्स सी वेक्टर भी इसी में ऐड करना है, तो मैं क्या करता हूँ, ये सारे वेक्टर्स को ऐसे ही कनेक्ट करता हूँ। कैसे? पहले वेक्टर का हेड अगले वेक्टर के टेल से कनेक्ट करता हूँ। चौथा भी है तो भी उसको ऐसे कनेक्ट करूँगा, टेल हेड कनेक्शन। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कैसे निकलेगा? वो पहले वेक्टर के टेल से आखिरी वाले वेक्टर के हेड तक। इफ 2 or more vectors are to be added, then they are placed such that head of the first vector is kept in contact with tail of the next vector and so on। जैसे सारे वेक्टर्स हमने कनेक्ट किए, पहले वेक्टर का हेड अगले वेक्टर के टेल से हमने कनेक्ट किया, तो देन resultant vector is given by line joining the tail of first vector to हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। सो पहले वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से जॉइन किया तो ये हमको रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। अगर ये बेसिकली हमारा अगर एक ट्रायंगल बनाया हमने, तो बेसिकली इसके रिजल्टेंट ये F1 वेक्टर है, ये F2 वेक्टर है, ये F3 वेक्टर है। सो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर विल बी इक्वल टू 0। क्या हुआ है कि भाई लास्ट वाले का हेड और पहले वाले का टेल ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि नल वेक्टर हो जाएगा। बाकी हम लोग नॉर्मली अगर कोई रैंडम वेक्टर्स हैं तो हम लोग ये पॉलीगॉन लॉ यूज़ कर सकते हैं। ये दिस इज़ अगेन समथिंग विच इज़ अ थेरोटिकल थिंग। न्यूमरिकली हम लोगों को कोई खास इसको अप्लाई करने का काम नहीं पड़ता है। न्यूमरिकली हम लोग जो यूज़ करते हैं कंसेप्ट एक्चुअली थोड़े अलग ही होते हैं। यानी न्यूमरिकली हम लोग एक डिफरेंट मेथड ऑफ क्वेश्चंस, यानी डिफरेंट मेथड से क्वेश्चन जनरली सॉल्व करते हैं। तो दिस विल बी द एंड ऑफ द पॉलीगॉन लॉ और ट्रायंगल लॉ का भी ये आज का हमारा एंड रहेगा। सो विल कंटिन्यू फॉर दिस इन द
next class. Thank you.